आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी का सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक का 1 और 2 चैप्टर अपलोड हो चुका है कम्प्लीटली। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 देखेंगे सेकेंड बुक का, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको जितना भी दिया हुआ है ना, और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इस बुक का प्राइस आपको 8.5 रुपया यानी 9 रुपया में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 5 कहानी मिलेगा जो कि अलग अलग भाषा में था, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, तमिल और राजस्थानी, बट इसको जो है हिंदी में करके इस बुक में दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे दही बाली मंगम्मा श्रीनिवास। दही बाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया। यानी देखिए श्रीनिवास जी को 2 पुरस्कार मिला, एक साहित्य अकादमी अवार्ड और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उन्होंने यह कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा में लिखी थी क्योंकि वो कर्नाटक के थे। B.R. नारायण ने उनको इसको अनुवाद किया। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए अब कहानी शुरू होती है। मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। तो देखिए बारी का मतलब क्या होता है? बारी का मतलब होता है ना कि कोई भी सामान को रोज़ कोई पहुंचा देता है और महीने में वो पैसा ले लेता है। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबनूर के पास किसी गांव की है। यानी मंगम्मा कहाँ की है? अबनूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। यानी इन दोनों में अच्छा बात होता था। तो वो क्या करता, यानी आके कभी कभी जाते समय और आते समय भी ये बात कर लिया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती। मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हरे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती। मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी? मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मंगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसके हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है। फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करके पीछे पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मंगम्मा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांबरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटे क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी
किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसीलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई, पति नहीं, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनको मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए या ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रखना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलते। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है, यानी बिल्कुल सच है। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर है। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगाइए, ठीक है ना। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। या कहकर उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछे। मैंने पूछे, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने क्या, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देखो भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं क्या? तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, मुझे क्या अकल सिखाने चलिए? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू घर निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को कौन सहारा दे? मैं पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। ठीक है ना, अगर तुम, एक मिनट, ठीक है ना, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निबट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे,
एक कुटने में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है। माँ जी ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं ही ज़बरदस्ती क्यों करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उससे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि यह उसकी चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात को कैसे रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। बाद में एक दिन मैंने वह बात नहीं उठाई। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गजमिनती है? मैंने पूछा, क्यों मंगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा सिंगार घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा रहता था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा का जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? तब मंगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के, यूँ बढ़ कर बातें कर रहा है? तू गले में फांसी लटकाए घूमते रहता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? यानी वो टाई जो पहनता है ना, तो उसको बोल रही है कि तू गले में फांसी लगाए घूमता है तो मैं कुछ बोलती हूँ? दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगरी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक नहीं पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगरी पहनोगी? ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मंगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़ा का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। सही बात है। अगर क्या कोई एक दूसरे को पसंद ना करे ना, तो क्या छोटी छोटी बातें को भी बड़ा करता है। जैसे आप कहावत में सुने होंगे कि तिल का तार बनाना। बेकार के झगड़े उठ करे होते, उससे संबंधित सभी लोगों का बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भले हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में
रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ उआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जवान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं। वह औसे ही साथ चला आया, रास्ते में अमराई का कुआं है, वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। ठीक है ना। अब आगे देखिए कहाँ तक पहुँचे हैं। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। रागी मतलब शायद सरसों होता है या कुछ और होता होगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब हुआ कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद बोल उठा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज़ वस्तु बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मंगम्मा से कहा, मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगा, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उससे पूछा नहीं, अभी रखे रहो फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास तक। कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़कर बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करते रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस प्रकार से इस तरह कभी हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मरबे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ तामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मंगम्मा? चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मेरी जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उससे पूछकर रखिएगा, यानी अपने पति से पूछकर रखिएगा, कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। तो मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुमने तो कहा था वे तुम्हारे पास आने नहीं देते। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है।
थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुक्कापुर है ना, उधर से आ रही थी, वहाँ से एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसीलिए का उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान जाने का खतरा होता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले, बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसा रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा, या कौन सी अकल की बातें, जाओ चुपचाप कर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, मगम्मा चली गई, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छुट्टी नहीं, जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का भी मन नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपा नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परतों हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया, अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी, उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी, मैं नहीं जाकर कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी। अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की दुख खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि वह कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी या देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किया बच्चे को छोड़ देगी क्या। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती हूँ। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निबट जाएगा और सभी खुशी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बंगलौर जाऊँगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटका वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूँ रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया, वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के साथ ही रहने की जिद पकड़े बैठा था, इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथों में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथों में रखा। जब कोई बहू बनकर आती है
तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम बाहर क्यों जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊँगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी बांधा टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया है, आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बातें करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकन की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? तो देखिए, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी माने ना माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा? यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला मैं घर कैसे चलाऊँ? या ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वो ही अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूँगी। पर मैं अपने बेटे को मार भी नहीं सकती क्या? तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा यह जताने को पीटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? इसलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में छूट कैसे मिली? अब पहले से ज़रा ठीक है, जो भी हो ज़रा संभल कर चलना ही पड़ता। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरे सास से कर्ज मांगा हुआ देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे लगा कि मंगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की ओर लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का एक किस्सा है, इसकी हार जीत होगी क्या यह नहीं कहा जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाले मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर यही था, ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन आंसर है 6, इसको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।